नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ एट 10। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर। अगले 1 घंटे में हम जानेंगे देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। तो आइए सीधे रुख करते हैं सुर्खियों का न्यूज़ एट 10 में। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के लिए सभी दिग्गज जुटे प्रचार में। प्रधानमंत्री आज राज्य में करेंगे ताबड़तोड़ रैलियां। वहीं जेपी नड्डा और अमित शाह करेंगे रोड शो। अन्य पार्टी के नेता जो है वो भी करने वाले हैं जनसभाएं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के 3 दिवसीय ओडिशा दौरे पर आज उनका दूसरा दिन। राष्ट्रपति आज पंडित रघुनाथ मुर्मू को उनकी जयंती पर करेंगी श्रद्धांजलि अर्पित। सिमलीपाल अभ्यारण्य का भी करेंगी दौरा। गोवा में आज शंघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की बैठक में जुलाई में होने वाले शिखर सम्मेलन के लिए एजेंडा किया जाएगा तैयार। ऑपरेशन कावेरी के तहत हिंसाग्रस्त सूडान से भारतीयों की सुरक्षित स्वदेश वापसी जारी। जेद्दा से 47 लोगों को लेकर विमान पहुंचा नई दिल्ली। देश भर में मनाई जा रही है बुद्ध पूर्णिमा। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय और अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध महासंघ आज नई दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में मनाएंगे बुद्ध पूर्णिमा का उत्सव। और आईपीएल में आज राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस होंगी आमने सामने। कल खेले गए रोमांचक मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 5 रन से हराया। तो खबरों में सबसे पहले बात कर लेते हैं कर्नाटक के चुनावी समर से जुड़ी हुई। तो कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार दिन ब दिन तेजी पकड़ता जा रहा है। मतदान की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है वैसे ही चुनाव प्रचार और तेज होता जा रहा है। प्रधानमंत्री की ताबड़तोड़ रैलियों और रोड शो से कर्नाटक का चुनावी माहौल और गरमाया हुआ है। प्रधानमंत्री आज बेल्लारी में जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। इस जिले में विधानसभा के 5 निर्वाचन क्षेत्र हैं। जनसभा के दौरान बेल्लारी जिले से पार्टी उम्मीदवार सोमशेखर रेड्डी, बी रामुलु, टीएच सुरेश बाबू, सोमलिंगप्पा और शिल्पा राघवेंद्र उपस्थित रहेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री शाम को तुमकुरू में जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। कर्नाटक में सभी दल अपने अपने पक्ष में मतदाता को लुभाने के लिए कड़ी मशक्कत कर रहे हैं। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा आज कर्नाटक में 2 रैली, 1 रोड शो करेंगे। जेपी नड्डा रायचूर में रोड शो करने वाले हैं। वहीं कोपल्ला और कलबुर्गी में जनसभाएं भी होंगी। कर्नाटक में प्रचार के लिए भाजपा ने पूरी ताकत झोंक रखी है। भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह आज कर्नाटक के रायचूर में 2 जनसभाएं करेंगे। वहीं शाम को कोप्पल में भी एक चुनावी रैली होने वाली है। दस मई को होने वाले कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस और जेडीएस के वरिष्ठ नेता अपने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में चुनावी प्रचार में जुटे हुए हैं। दूसरी ओर प्रियंका गांधी भी चुनाव प्रचार जोर शोर से कर रही हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रदेश अध्यक्ष डीके शिव कुमार पार्टी प्रत्याशियों के लिए जनसभाएं कर रहे हैं। जेडीएस के लिए उनके शीर्ष नेता देवेगौड़ा भी प्रचार अभियान की अगुवाई कर रहे हैं। इसके अलावा आम आदमी पार्टी सहित कई अन्य क्षेत्रीय दलों और निर्दलीय प्रत्याशियों के कार्यकर्ता भी राज्य भर में जनता से समर्थन देने की अपील कर रहे हैं। और अब आज शंघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की बैठक की, जो कि आज गोवा में हो रही है। विदेश मंत्रियों की इस बैठक में जुलाई में होने वाले शिखर सम्मेलन के लिए एजेंडा तैयार किया जाएगा। इससे पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर ने गुरुवार को बैठक से इतर विभिन्न देशों के विदेश मंत्रियों से मुलाकात की, जिसमें रूस के सरगेई लावरोव,
चीनी विदेश मंत्री किन गांग, उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री बख्तियार सैदोव शामिल हैं। विदेश मंत्री ने एससीओ महासचिव झांगमिंग के साथ भी बैठक की। उन्होंने एससीओ की अध्यक्षता के लिए भारत को समर्थन देने पर जनरल मिंग की सराहना की है। डॉक्टर जयशंकर ने प्रमुख क्षेत्रों के रूप में स्टार्टअप्स, परंपरागत औषधि, युवा सशक्तिकरण, बौद्ध विरासत और विज्ञान प्रौद्योगिकी पर विशेष ध्यान देने की बात कही। पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी भी एससीओ के विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेंगे। शंघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की बैठक में भारत और अन्य सदस्य देशों को बहुपक्षीय सहयोग और विभिन्न मुद्दों पर चर्चा का मंच उपलब्ध होगा। खबर उत्तर प्रदेश से, जहां विधान परिषद की 2 रिक्त सीटों पर उपचुनाव 29 मई को करवाए जाएंगे। निर्वाचन आयोग ने बताया कि आगामी 11 मई को अधिसूचना जारी की जाएगी और 18 मई तक नामांकन दाखिल किए जा सकते हैं। मतगणना 29 मई को होनी है। लक्ष्मण प्रसाद आचार्य के इस्तीफे और इस वर्ष 15 फरवरी को बनवारी लाल के निधन के कारण 2 सीटें रिक्त हुई थीं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के 3 दिवसीय ओडिशा दौरे का आज दूसरा दिन है। राष्ट्रपति आज पंडित रघुनाथ मुर्मू को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगी। उसके बाद वो सिमलीपाल अभयारण्य का दौरा भी करेंगी। वह 6 मई को राष्ट्रपति बारिपदा में महाराजा श्री रामचंद्र भंज देव विश्वविद्यालय के 12वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ब्रिटेन के महाराजा किंग चार्ल्स तृतीय के राज्याभिषेक समारोह में शामिल होने के लिए आज लंदन के लिए रवाना हुए हैं। उपराष्ट्रपति भारत सरकार की ओर से किंग चार्ल्स तृतीय के राज्याभिषेक समारोह में हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि भारत और ब्रिटेन के बीच ऐतिहासिक संबंध हैं और दोनों देशों के बीच लोकतंत्र और कानून के शासन जैसे कई समान मूल्य हैं। और आइए अब आपको सीधे ले चलते हैं गोवा, जहां पर शंघाई सहयोग संगठन के जो विदेश मंत्री हैं उनकी जो है वो बैठक चल रही है और आज इसकी जो शुरुआत हुई है। आप देख सकते हैं विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर इस वक्त वहां मौजूद हैं और अभी तमाम जो विदेश मंत्री हैं उनका आना बाकी है। यहाँ पर तमाम देशों के जो विदेश मंत्री हैं वो यहाँ पर मौजूद होंगे और आएंगे, जिसमें हम बात करें तो किर्गिस्तान, चाइना, कजाकिस्तान, रशिया, पाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान के जो तमाम विदेश मंत्री हैं उनका आना अब शुरू हो रहा है। और डायरेक्टर एससीओ रैट्स यानी वो संस्था जो कि कैसे टेररिज्म को ख़त्म करना है, इसकी स्थापना की गई थी 2021 में और पिछली बार जब सम्मेलन हुआ था एससीओ का तो वहाँ पर प्रधानमंत्री ने रैट्स के ज़रिए किस तरह से ये तमाम देश जो एससीओ का हिस्सा है वो कैसे रजिस्टर मेंटेन करेंगे सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए। तो एससीओ काउंसिल में जो विदेश मंत्रियों की बैठक है बेहद महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि जुलाई में जो सम्मेलन होना है उससे पहले ये जमीन तैयार की जा रही है उन तमाम मुद्दों पर बातचीत कर जिनको लेकर आगे चर्चा होनी है। और बहुत हाई पॉइंट्स हैं इस बार की इस एससीओ की मीटिंग में जहां विदेश मंत्री मिल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर सर्गेई लावरोव आए हैं जो कि रूस के विदेश मंत्री जिनसे कल इस एससीओ के विदेश मंत्रियों की बैठक से इतर जो साइडलाइंस बायलैटरल है वो हुई थी। हमारे जो विदेश मंत्री हैं उनकी चीन के जो विदेश मंत्री हैं उनके साथ भी हुई थी और तभी ट्वीट कर साफ तौर पर जयशंकर ने कहा था कि जो सीमा पर मुद्दे हैं उनको सुलझाकर ही आगे बातचीत की जा सकती है। और भारत पिछले सितंबर से ही इस संगठन का अध्यक्ष है और यहाँ पर क्योंकि भारत यहाँ पर अगुवाई कर रहा है इस विदेश मंत्रियों की बैठक की एससीओ की, तो आप देख सकते हैं कि विदेश मंत्री इस वक्त यहाँ पर मौजूद है कि धीरे धीरे करके जिस तरह से तमाम देशों के विदेश मंत्री आते जाएंगे तो उनका स्वागत होगा। फिर बाद में ग्रुप फोटोग्राफ्स है, फिर बाद में सेशंस भी हैं यहाँ पर
और सबकी निगाहें यहाँ पर थी कि 12 साल बाद जो पड़ोसी देश पाकिस्तान है वहाँ से विदेश मंत्री के तौर पर बिलावल भुट्टो यहाँ शिरकत कर रहे हैं। और जिस तरह से गोवा आकर उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो अपने मित्र देशों के साथ बातचीत को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो ये कूटनीतिक लिहाज से कितने अहम जो है कई दृश्य हैं, अहम बातचीत है डिप्लोमेसी के लिहाज से, उस पर लगातार हमारी नज़र रहेगी। तो लगातार जो तमाम विदेश मंत्री हैं उनका आना जो है वो जारी है और किस तरह से तमाम देशों के विदेश मंत्री, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान के जब विदेश मंत्री आए उनके स्वागत किया जा रहा है, उस लिहाज से आप देखिए ना कि एससीओ में भारत अब एशिया का अग्रणी देश है, तो कैसे आने वाले समय में वैश्विक लेवल पर तमाम जो ये अलग अलग बड़ी बड़ी मल्टीलैटरल फोरम्स हैं, हम बात करते हैं बिम्स्टेक की, हम बात करते हैं आसियान की, हम बात कर रहे हैं एससीओ की, हम बात करते हैं ब्रिक्स की, इसमें भारत की जो भूमिका है वो बेहद अहम है, क्योंकि भारत को एक सॉल्यूशन प्रोवाइडर, एक फैसिलिटेटर के तौर पर देखा जा रहा है। और क्यों ना देखा जाए, क्योंकि जब हम तमाम मुद्दों की बात करते हैं, हम बात करते हैं स्टार्टअप्स की, हम बात करते हैं आत्मनिर्भर भारत की, हम बात करते हैं समावेशी विकास वसुदेव कुटुंबकम की, तो उसके साथ किस तरह से लगातार आगे जाया जाएगा। चीन के विदेश मंत्री यहाँ पर मौजूद हैं, जिनका स्वागत करते हुए डॉक्टर एस जयशंकर, और इस तरह से लगातार जो आने का सिलसिला है वो जारी है। जिन देशों के हम लगातार नाम ले रहे हैं उन तमाम देशों के जो विदेश मंत्री है वो यहाँ पर मौजूद हैं और वो आएंगे। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, चीन, रूस, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और डायरेक्टर एससीओ रैट्स भी अभी यहाँ पर मौजूद होंगे। तो ये एससीओ विदेश मंत्री परिषद की जो बैठक है इसमें किस तरह से भारत को तमाम देश जो हैं वो एक सोल्यूशन प्रोवाइडर के रूप में देखते हैं। जिस रैट्स का हम जिक्र कर रहे थे कि कैसे एंटी टेररिज्म स्क्वाड, यानी कि कैसे तमाम देश अगर जो आतंकवाद की कहीं ना कहीं दंश को झेल रहे, कैसे एक दूसरे की मदद कर सूचनाओं को आदान प्रदान किया जाएगा, उस लिहाज से बेहद अहम है ये बैठक। तो शंघाई सहयोग संगठन जो है ये अपने आप में इसकी जो प्रमुखता है, इसकी महत्वता को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, क्योंकि भारत की जो भूमिका है वो बेहद अहम है। लगातार सालों में हमने देखा कि भारत का जो कद है वो बढ़ता हुआ, और इस संगठन का जो मकसद है, इसका जो एजेंडा है वो किस तरह से वैश्विक लेवल पर, देखिए पूरे विश्व की निगाहें हैं इस पूरी बैठक पर। तो इस बैठक में चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान के तमाम जो प्रतिनिधि हैं वो हिस्सा ले रहे हैं। और यहाँ जो बैकड्रॉप है उसको समझने की कोशिश करनी पड़ेगी कि रूस और यूक्रेन में अभी जो स्थिति है वो तनावपूर्ण है। ऐसे में जो रूस के विदेश मंत्री है उनसे जो बायलैटरल बायलाइन हुई है उस पर भी हमारी नजर रही थी। और शंघाई सहयोग संगठन में भारत की भूमिका को लेकर लगातार ये जब सम्मेलन हुआ था पिछले साल जिसमें प्रधानमंत्री ने भी भाग लिया था, उसमें साफ तौर पर, क्योंकि हमेशा से प्रधानमंत्री कहते हैं कि ये 21वीं सदी है, एशिया का युग है, तो कैसे भारत आने वाले समय में एससीओ संगठन के देशों में एक महत्वपूर्ण देश के रूप में उभरा है। और इस संगठन में अगर देखें तो चीन और रूस प्रमुख देश हैं। कभी कभी इस तरह का भी वक्तव्य सामने आता है कि इस संगठन को नाटो के विकल्प के रूप में देखा जाता है, हालांकि ये सच नहीं है। तो एससीओ का मुख्य उद्देश्य ये कि यूरेशिया, क्योंकि देखिए तमाम जो ये देश हैं वो सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और ये तमाम जो देश है, इनका जो ट्रेड रूट है वो बहुत अहम है भारत के लिए। और बेलारूस और ईरान को क्या शामिल करना है इस बार, इस पर भी चर्चा होनी बहुत जरूरी है। तो उस लिहाज से कैसे जो सदस्य देश हैं उनके बीच अंतरराज्यीय संघर्षों से निपटने की क्षमता की जांच की जाएगी और किस तरह से विवाद का निपटारा कर आगे बढ़ा जाएगा, उसको लेकर लगातार एससीओ संगठन सदस्य के जो देश हैं उसमें विदेश मंत्री जो हैं वो अपने निर्णय को अंतिम रूप देंगे। 15 निर्णय और प्रस्तावों को अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है। तो ये यहाँ पर एक हम कह सकते हैं ब्लूप्रिंट तैयार किया जाएगा उस मीटिंग के लिए जो मीटिंग होनी है जुलाई में। उस लिहाज से आप देखिए कि जब भी बैठक में यहाँ पर तमाम विदेश मंत्री जब मिल रहे हैं और जो बायलैटरल्स हो रही हैं उसको लेकर तमाम अन्य देशों की भी नजर है कि इन बायलैटरल से भी बहुत कुछ निकल कर सामने आता है, क्योंकि ये तो एक मल्टीलैटरल फोरम है, लेकिन भारत के रिश्ते इन देशों से जो द्विपक्षीय तौर पर है वो बहुत बहुत अहम है। इसलिए जो बायलैटरल रूस और चीन के साथ हुई है जिस पर दुनिया भर की नजरें, आप देख सकते हैं बिलावल भुट्टो विदेश मंत्री पाकिस्तान के, और यहाँ पर उनका स्वागत करते हुए विदेशी
विदेश मंत्री जयशंकर, और लगातार उम्मीद की जा रही थी कि 12 साल बाद जब पहुंचेंगे बिलावल भुट्टो तो क्या कुछ होने वाला है, क्योंकि हिना रबानी खान आई थी आज से 12 साल पहले, तो बायलैटरल तो नहीं, लेकिन यहाँ जब मल्टीलैटरल फोरम पर मिलेंगे तो किस तरह से बातचीत होगी उसको लेकर सबकी निगाहें यहाँ पर रहेंगी। और जब हम बात कर रहे हैं इस बैठक को लेकर, तो यहाँ पर चीन, पाकिस्तान, रूस और इस मीटिंग में जो अलग अलग विदेश मंत्री हैं उसमें हमने देखा कि चीन के विदेश मंत्री किंग कांग, उनसे बात हुई, और शंघाई सहयोग संगठन के जो सेक्रेटरी हैं झांग मिंग, उनका भी शुक्रिया अदा किया था विदेश मंत्री ने कि किस तरह से जो एक तालमेल है उसको बढ़ाकर हमें आगे चलना है और आगे चलना ही है। और इसीलिए जब हमने अभी जो शहबाज शरीफ हैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, उन्होंने भी कहा कि कैसे बहुपक्षवाद को आगे बढ़ावा देकर पाकिस्तान भी तमाम देशों के साथ चलना चाहता है। हालांकि कथनी और करनी में हमेशा अंतर होता है, तो ये आज पता लगेगा कि जब अभी कुछ ही देर में तमाम जो विदेश मंत्री हैं वो करीबन 5 से 10 मिनट के लिए अपना वक्तव्य रखेंगे। वो वक्तव्य बहुत अहम है क्योंकि वो ही कहीं ना कहीं दशा और दिशा तय करेगा कि किस तरह की सोच, किस तरह के आधार, किस तरह की नियोजित नियति को लेकर आप मौजूद हो रहे हैं इस पूरी मीटिंग में। तो शंघाई सहयोग संगठन में जिस तरह से इस तरह की मंत्री परिषद की बैठक चल रही है उसमें सबसे अहम यहाँ पर यह भी देखना है कि कई ऐसे अहम मुद्दों हैं जिन पर चर्चा होनी बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि इसमें स्टार्टअप्स की बात है, जलवायु परिवर्तन है, हम बात करें नवोन्मेष को कैसे बढ़ावा दिया जाएगा, और ऐसे में भारत क्योंकि हमेशा से अग्रणी भूमिका निभाता है उसको लेकर भी लगातार ये कोशिश होगी कि इन मुद्दों पर भी बातचीत हो। तो विदेश मंत्री बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं, उस लिहाज से उनका ये दायित्व है कि जो वो स्वागत करने के लिए खड़े हैं पोडियम पर, और इस पोडियम पर लगातार जो विदेश मंत्री हैं अन्य देशों के जो कि हिस्सा हैं उनका आना जो है वो लगातार जारी है। और यूक्रेन पर भी हो सकता है चर्चा हो क्योंकि सर्गेई लाव्रोव यहाँ पर मौजूद हैं जिनसे कल बातचीत हुई है, बायलैटरल हुआ है भारत का। क्योंकि हम जानते हैं कि अभी अगर हम वर्ल्ड ऑर्डर देखें, देखिए वर्ल्ड ऑर्डर को भी समझने की ज़रूरत है कि वैश्विक हालात क्या, आर्थिक परिदृश्य से भी, रणनीतिक परिदृश्य से भी और कूटनीतिक परिदृश्य से भी कितने अहम है। क्योंकि हम जानते हैं कि इस वक्त रूस और यूक्रेन के जो हालात हैं वो तनावपूर्ण है, तो यहाँ पर किस तरह से इसको लेकर भी चर्चा हो सकती है। आगे किस तरह से जो जुलाई में मीटिंग होनी है उसको लेकर तमाम विदेश मंत्री जब मिलते हैं तो क्या कुछ होगा। और कुछ हल्की फुल्की बातें भी हुई जब कल विदेश मंत्री ने रूस के विदेश मंत्री से पूछा कि भाई आप गोवा आए हैं, आपको घूमने का मौका मिला, देखने का मौका मिला, उन्होंने कहा वक्त मेरे पास है, आप किसी से कहिएगा मत। यानी कि थोड़ा हल्का फुल्का माहौल इस तरह की जब कूटनीतिक तस्वीरों में नजर आता है तो वो अच्छा लगता है क्योंकि यही आपकी बॉडी लैंग्वेज है जो हर जगह पर नोट होती है। अगर हम अन्य बैठकों का जिक्र करें तो रूस और उज़्बेकिस्तान के विदेश मंत्री से बिलावल भुट्टो ने भी मुलाकात की, और हम जानते हैं कि मई 2014 में पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में भारत आए थे। तो देखिए लगातार जो तमाम विदेश मंत्री हैं उनका आना इस वक्त जारी है पोडियम पर। और ये जो बैठक में 15 प्रस्ताव हैं उस पर अंतिम रूप दिया जाएगा। इन 15 प्रस्तावों पर भी नजर रहने वाली है। हालांकि शुक्रवार की बैठक एससीओ संवाद में जो साझेदार हैं, जो इसके अध्यक्ष, जो इन देशों में शामिल नहीं है, साझेदार देश कौन है? कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात, म्यांमार और मालदीव को शामिल करने के लिए समझौतों को अंतिम रूप देने की उम्मीद है। क्योंकि दायरा बढ़ाना है ना भारत को, तो कैसे दायरा बढ़ाया जाएगा उस लिहाज से ये जो बैठक है वो अपने आप में बेहद अहम है। और क्योंकि जब हम किसी भी देश का विदेश मंत्रालय कूटनीतिक लिहाज से बेहद अहम होता है, और उस लिहाज से हम जब इस मीटिंग का जिक्र कर रहे हैं तो हमने ये भी देखा कि जब समरकंद के लिए प्रधानमंत्री निकले थे पिछले साल इस सम्मेलन को खत्म करके, वहां पर भी ये बात हुई थी कि किसी भी मल्टीलैटरल फोरम्स पर विकासशील और विकसित देशों को एक दूसरे के साझा हितों के साथ आगे बढ़ना है, साझा लक्ष्यों को लेकर आगे बढ़ना है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ आगे बढ़ना है, हमें आगे बढ़ना है, बहुपक्षवाद को लेकर अकेले चलकर कुछ भी हासिल नहीं होगा। उस लिहाज से हम जानते हैं कि ये जो बैठक है बेहद अहम है, और इसीलिए इस बैठक को सफल बनाने के लिए बुधवार को ही जो विदेश मंत्री हैं
सारी तैयारियों का जायजा लेने के लिए यहाँ पहुंच गए थे और इसीलिए हमने देखा कि द्विपक्षीय बैठकों को कैसे सफल बनाया जाए उसके लिए यहाँ पर तमाम जो है वो कदम उठाए गए। और जयशंकर जो है, जो कि विदेश मंत्री है, वो विभागों के प्रमुखों से भी अलग तौर पर मुलाकात करेंगे, जिसमें जिस तरह से हम रैट्स का जिक्र कर रहे हैं वो बेहद अहम है, क्योंकि तमाम जो ये देश हैं जिनका हम जिक्र कर रहे हैं कहीं ना कहीं कभी ना कभी आतंकवाद के दंश को झेल चुके हैं। और कैसे रैट्स की जब स्थापना, या फिर हम कह सकते हैं जब वो अस्तित्व में आया था 2021 में, उसमें कितना अहम हो जाता है देखिए आप कि जब सूचनाओं का आदान प्रदान होगा, उस लिहाज से काफ़ी देश जिस देश इसमें शामिल हैं, जिनको आतंकी समूहों से पैदा हुए खतरों को मिलकर मुकाबला करने के लिए जो सदस्य देश हैं वो अग्री हुए थे अक्टूबर 2022 में, और युद्ध अभ्यास करने का भी फैसला लिया गया था वहाँ पर कि तमाम जो इन देशों की सेनाएं हैं वो मिलकर युद्ध अभ्यास करेंगी। क्योंकि देखिए उस लिहाज से कैसे सैन्य अभ्यास करने से तकनीक ट्रांसफ़र जो होती है, जब हम रक्षा क्षेत्र की बात करते हैं, उस लिहाज से भी आज अभी इस पूरी बैठक में एससीओ के रैट्स के जो अध्यक्ष हैं वो भी आने वाले हैं। तो इस बैठक में अफगानिस्तान में कैसे तालिबान के सत्ता में आने के बाद कई अंतर्राष्ट्रीय आतंकी संगठन सक्रिय हुए हैं, उस लिहाज से रैट्स का आगे जाकर जो परिप्रेक्ष्य होगा, जो जिस लिहाज से वो काम करेगा, जो कई और देश शामिल होने हैं, उस लिहाज से ये बैठक बेहद अहम बताई जा रही है। और कैसे सदस्य देश इन खतरों से निपटने के उपायों पर चर्चा करेंगे, क्योंकि देखिए हर देश है, हर देश की अपनी प्राथमिकताएं हैं, अपनी समस्याएं हैं, उनसे निपटना भी तो है। और उनसे निपटने के लिए इस तरह के मल्टीलैटरल फोरम्स पर बातचीत बेहद जरूरी है। ये जो मल्टीलैटरल फोरम्स होते हैं यहाँ पर, क्योंकि जब आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं तो बहुत से समाधान जो हैं वो निकलकर सामने आते हैं। और जो ये रैट्स परिषद की जो बैठक है जब दिल्ली में आयोजित की गई थी, इसमें चीन, पाकिस्तान समेत तमाम जो सदस्य थे, उनके वरिष्ठ अधिकारी थे, उन्होंने हिस्सा लिया था। इसीलिए जो उस बैठक में ये कहा गया था कि साल 2023 यानी आने वाले साल के लिए सैन्य अभ्यास का फैसला लिया गया था, जिससे सॉलिडारिटी 2023 का नाम दिया गया और बताया जा रहा था कि यह अभ्यास चीन में आयोजित किया जाएगा। तो इस लिहाज से आप देखिए कि ये बैठक जो है वो बेहद अहम है। तो कहीं ना कहीं आतंकवाद से लड़ने के लिए सॉलिडारिटी 2023 की हम बात करते हैं स्टार्टअप, जलवायु परिवर्तन, हम बात करते हैं ग्लोबल वार्मिंग, उस लिहाज से इन तमाम देशों के विदेश मंत्री आज चर्चा कर सकते हैं। सर्गेई लावरोव को आप यहाँ पर देख रहे हैं, उसी विदेश मंत्री हैं जो मुस्कुराते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर की किसी बात का जवाब देते हैं। और इस तरह की बॉडी लैंग्वेज, तरह के बॉडी पोस्टर्स, ये तस्वीरें बेहद सशक्त होती हैं जो कहीं ना कहीं पूरे दिन की रूपरेखा को तय करती हैं। तो आज इन सभी का आना तय है और हम देख सकते हैं कि कुछ ही देर में ग्रुप फोटोग्राफ्स होंगे। उसके बाद जो फोरम मीट करेगा, जिसमें तमाम जो विदेश मंत्री जिनको अभी आपने देखा, जिनका स्वागत किया है विदेश मंत्री जयशंकर ने, उन्हें वक्त दिया जाएगा अपना वक्तव्य रखने का। और उस वक्तव्य को हम सुनेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से जुलाई में जब सम्मेलन होना है, इसके लिए ज़मीन तैयार होगी। तो लगातार जब एससीओ में जो बैठक इस वक्त गोवा में चल रही है, उससे जुड़े तमाम एक्सक्लूसिव अपडेट्स अगर आप जाना चाहते हैं तो डीडी न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए। लगातार हम वहाँ से आते हुए अपडेट्स आपको देते रहेंगे। और अब न्यूज़ 10 में वापस रुक कर लेते हैं खबरों का। तो बात करते हैं बुद्ध पूर्णिमा की। देश विदेश में आज बुद्ध पूर्णिमा मनाई जा रही है। 563 ईसा पूर्व में आज ही के दिन गौतम बुद्ध का नेपाल की लुम्बिनी में जन्म हुआ था और आज ही के दिन उन्हें बिहार में बोधगया में निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। बुद्ध के जन्मदिन को वैशाखी बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। बुद्ध को भगवान विष्णु का 9वां अवतार माना जाता है। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में बुद्ध ने अपना देह त्याग किया था। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय और अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध महासंघ आज नई दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में बुद्ध पूर्णिमा का उत्सव मनाएंगे। इस अवसर पर विभिन्न स्वायत्त और बौद्ध संगठन और संस्कृति मंत्रालय के तहत अनुदान प्राप्त संस्थान विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करेंगे। संस्कृति मंत्रालय ने बताया कि लेह के पोलो ग्राउंड में भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा।
भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने पंजाब में विकास के लिए लोगों से भारतीय जनता पार्टी के हाथ मजबूत करने का आह्वान किया। जालंधर उपचुनाव के लिए अपना धुआंधार चुनावी प्रचार अभियान जो है उसके तहत गुरुवार को देर शाम एक चुनावी सभा चली और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल पर रिमोट कंट्रोल से पंजाब सरकार चलाने का आरोप लगाया गया। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने राजनीति में न आने और चुनाव न लड़ने की बात कही थी, लेकिन आज ये सब कुछ गलत साबित हुआ। उन्होंने लोगों से कहा कि वो वादे पूरे न करने वाली आम आदमी पार्टी को उपचुनाव में सबक सिखाएं ताकि विकास की नींव रखी जा सके। केजरीवाल ने लूट की खुली छूट जहां अपने विधायक और मंत्रियों को दी है, वहीं पर केजरीवाल ने अपना कोविड के समय जहां लोगों को एक बेड नहीं मिलता था अस्पताल में, वहां अपना 45 करोड़ रुपए का शीश महल बनाया है, जहां करोड़ों रुपए के पर्दे, 10-10 लाख रुपए का टेलीविजन। ये अपने आप में दिखता है कि कितनी लूट उसमें हुई है। केजरीवाल ना शराब घोटाले से बच पाएंगे, ना अपने शीश महल के घोटाले से बच पाएंगे। और पंजाब के जालंधर में केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने दिल्ली में पहलवानों के प्रदर्शन पर कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय दिया है। मेरा उनसे अनुरोध है कि जांच होने दे, निष्पक्ष जांच होने के बाद कार्रवाई भी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय दिया है और मेरा उनसे निवेदन है कि जांच पूरी होने दें और उसके बाद दूध का दूध पानी का पानी होगा। निष्पक्ष जांच के बाद कार्रवाई भी होगी। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने नेटफ्लिक्स के सहयोग से आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह को चिन्हित करने के लिए लघु वीडियो की दूसरी श्रृंखला तैयार की। ये श्रृंखला भारत के उन स्वतंत्रता सेनानियों की कहानियों को प्रकाश में लाती है जिन्होंने 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अपना बलिदान दिया था। इन फिल्मों को माननीय सूचना और प्रसारण मंत्री द्वारा नवंबर 2022 में 53वें इफ्फी महोत्सव के दौरान लॉन्च किया गया। आज हम देखेंगे तात्या टोपे की कहानी, जिन्होंने आज़ादी की पहली क्रांति में अंग्रेजों से लोहा लिया। 1857 जब आजाद हिंदुस्तान के सपने ने जन्म लिया। आइए जाने उन वीरों के बारे में जिन्होंने स्वतंत्रता की नींव रखकर इतिहास रच दिया। आओ सुनाए आपको कहानी तात्या टोपे की। बुद्धि में था उनका बल और थी अद्वितीय रणनीति। आजादी की वो चिंगारी जिसे रानी ने पीछे अपने छोड़ा, सेना मुखी टोपे ने संभाली बागडोर और क्रांति की हवा का रुख मोड़ा। ग्वालियर से ब्रिटिश फौज को चकमा देकर किया चंबल को पार, फिर खाली हाथ पहुंचे झारला पाटन, अकेले निडर अपने घोड़े पर सवार। चलाए बाण अपने शब्दों के, सुलग उठी सब में स्वतंत्रता की आग। निहत्थे टोपे के पास अब थी 32 बंदूकें, 15 लाख नगद और एक वीर सेना का साथ। पीछे लग गया ब्रिटिश राज, लेकिन समझ न सके टोपे का ताना बाना। हर दिशा में उन्हें खोजा, रायगढ़, ईसागढ़ और राजपुताना। घेरा जब अंग्रेजों ने उन्हें, ललितपुर में आखिरकार इस वक्त हम देख रहे हैं कि लगातार जो विदेश मंत्री हैं उनके आने का सिलसिला जारी है और हम देख रहे हैं कि लगातार उनकी अगवानी कर रहे हैं विदेश मंत्री एस जयशंकर। हमने देखा कि विदेश मंत्री पाकिस्तान के वो पहुंच चुके हैं। उसके बाद सरगेई लावरोव को हमने देखा, रूसी विदेश मंत्री, वो भी, उनका भी स्वागत किया जा चुका है। और लगातार जो तमाम अन्य देश हैं उनके भी विदेश मंत्रियों का आना लगातार जारी है, जिसका जिक्र हम आपसे भी कर रहे थे। और ये बैठक अपने आप में बेहद अहम है। इस बैठक पर दुनिया भर की निगाहें हैं और कुछ देर बाद जब सेशंस में गोवा में थोड़ी देर में जब ये बैठक शुरू होगी, यानी कि औपचारिक तौर पर जब शुरू होगी, जब सेशंस होंगे, उससे पहले हमने देखा कि दूसरा दिन है। पाक विदेश मंत्री को आपने देखा, रूसी विदेश मंत्री को आपने यहाँ पर देखा, तो थोड़ी देर में औपचारिक रूप से इस बैठक की शुरुआत होगी। यानी कि औपचारिक रूप से बैठक की शुरुआत का मतलब मेरा ये है कि जब ये तमाम जो विदेश मंत्री अपना वक्तव्य यहाँ पर रखेंगे और उन्हीं वक्तव्यों पे जो हम 15 सूत्रीय प्रस्तावों की बात कर रहे हैं, किस तरह से उसका ब्लूप्रिंट तैयार किया जाएगा, उस पर सभी की नज़र रहेगी। तो एससीओ में विदेश मंत्रियों की बैठक है। हम देख सकते हैं यहाँ पर चीन के जो विदेश मंत्री हैं वो भी पहुँच गए हैं और लगातार तमाम जो देशों के विदेश मंत्री हैं उनका आना जारी है। और यहाँ पर स्वागत करते हुए
विदेश मंत्री एस जयशंकर। और आइए आपको लिए चलते हैं खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स लखनऊ, जहां पर हमने देखा है कि उसकी जर्सी, उसका लोगो रिलीज करने के लिए जो खेल मंत्री है वो पहुंचे हुए हैं और कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के जर्सी, लोगो, मैस्कट लॉन्च के शुभ अवसर पर आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के यशस्वी एवं लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय खेल मंत्री आदरणीय गिरीश चंद्र यादव जी, परिवहन मंत्री आदरणीय दयाशंकर सिंह जी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और खेल सचिव आदरणीय नवनीत सहगल जी, भारत सरकार और राज्य सरकार के सभी माननीय अधिकारीगण, यहाँ पर उपस्थित मेरे सभी प्रिय खिलाड़ी साथियों एवं मेरे युवा भाई और बहनों और मीडिया से आए हुए मेरे प्रिय मित्रों, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के मैस्कट, जर्सी और लोगो लॉन्च के शुभ अवसर पर मैं भारत सरकार की ओर से और अपनी ओर से आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को और उनकी सारी टीम का आप सबकी ओर से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मित्रों, अभी से कुछ दिन पहले ही हमने खेलो इंडिया लॉन्च के 5 वर्ष पूरे भी किए हैं और आज ये सौभाग्य भी मिल रहा है कि जो एक सपना, एक सोच, एक संकल्प लेकर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने खेलो इंडिया अभियान को लॉन्च किया था, वो बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ा है। 5 वर्षों में एक ऐसा प्लेटफॉर्म ये बनकर तैयार हुआ है कि जहां खिलाड़ियों को तलाशने का काम किया जाता है और फिर उनको तराशने का काम भी किया जाता है। और मैं कह सकता हूं पिछले कई वर्षों में बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे जिन्होंने खेलो इंडिया के पटल पर, इस मंच पर आकर अपनी प्रतिभा को दिखाया। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया से लेकर बाकी सब ने अगर उन खिलाड़ियों को पकड़कर आगे ट्रेनिंग देने का काम किया तो वही खिलाड़ी हमारे कॉमनवेल्थ गेम, वर्ल्ड चैंपियनशिप से लेकर ओलंपिक्स तक गए और देश के लिए मेडल जीतने का काम भी उन्हीं खिलाड़ियों ने किया है। और आज मैं कह सकता हूं अगर तीसरा संस्करण खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का कहीं पर होने जा रहा है और आज तक का सबसे बड़ा आयोजन खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का कहीं होगा तो उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है। यह माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का भी प्रदेश है और माननीय योगी आदित्यनाथ जी का भी प्रदेश है। यह देश की सबसे बड़ी आबादी वाला प्रदेश है और आने वाले समय में देश को सबसे ज्यादा मेडल देने वालों में से भी हमारा ये प्रदेश खड़ा होगा। और उसके पीछे कई कारण हैं। जिस तरह से यहां पर योगी जी की सरकार ने खेलों की सुविधाओं को बढ़ावा देने का काम किया, आधारभूत ढांचा खड़ा करने का काम किया है और अब मेजबानी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की उत्तर प्रदेश को मिली है। मैं कह सकता हूं मित्रों, वो दिन दूर नहीं जब दुनिया के किसी भी कोने में मेडल भारत जीता करेगा, हमारा तिरंगा लहराया जाएगा, भारत के राष्ट्रीय धुन बजा करेगी, तो उत्तर प्रदेश का भी उसमें एक बहुत बड़ा योगदान होगा। और ये उस समय दिख गया था जब माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश के लिए खेलों की यूनिवर्सिटी मेरिट में बनाने की शुरुआत की और हमारे युवा खिलाड़ियों के लिए, हमारे युवाओं के लिए
आपने ये किया है, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, सब युवाओं की ओर से करता हूं। मित्रों, टोक्यो ओलंपिक्स में हमने आज तक के सबसे ज्यादा मेडल जीते 7, पैरालंपिक्स में सबसे ज्यादा मेडल जीते 19, डेफ ओलंपिक्स में सबसे ज्यादा मेडल जीते 20, और देश ने वहीं पर रुके नहीं। प्रधानमंत्री जी ने उस समय भी खिलाड़ियों से टोक्यो ओलंपिक्स के दौरान भी, जब उनका मनोबल थोड़ा गिर गया था, उनसे बातचीत करके उनका मनोबल उभारने का काम किया। भारत की बेटियों ने जब हॉकी का मैच किसके सामने जीता, ऑस्ट्रेलिया की टीम जिसके आगे हम कभी जीतते नहीं थे, हमारे भारत की बेटियों ने, महिला खिलाड़ियों ने ऑस्ट्रेलिया को हराने का काम भी किया। और हमारे हॉकी की पुरुषों की टीम ने 40 साल के सूखे को खत्म करके ब्रॉन्ज मेडल जीतकर फिर एक बार देश में खुशी की लहर को जागृत कर दिया था। मुझे आज भी वो पल याद है, खिलाड़ी थोड़े मायूस थे, प्रधानमंत्री मोदी जी ने फोन किया, एक एक खिलाड़ी से बातचीत की। शायद ही दुनिया का कोई प्रधानमंत्री ऐसे हो या किसी देश का राष्ट्रपति ऐसा हो जो अपने खिलाड़ियों के जाने से पहले, उनके आने के बाद खेलों के बीच में मनोबल बढ़ाने का काम करता हो। हमारा सौभाग्य है कि मोदी जी ने खेलो इंडिया की स्कीम को लॉन्च तो किया ही, पहले 4 वर्ष जब पूरे हुए तो अगले 5 वर्षों के लिए 3200 करोड़ रुपया और मंजूर कर दिया है ताकि खेलो इंडिया योजना को आगे बढ़ाया जा सके। आदरणीय योगी जी, मैं आपके समक्ष ये बात कहने पे गर्व महसूस कर रहा हूं आप सबने युवा साथियों के सामने कि हर साल खेलो इंडिया यूथ गेम्स में, यूनिवर्सिटी गेम्स में, विंटर गेम्स में लगातार खिलाड़ियों की संख्या बढ़ रही है, खेलों की संख्या बढ़ रही है। और उत्तर प्रदेश में तो आज तक के सबसे ज्यादा खेल जो यूनिवर्सिटी गेम्स में होंगे वो 21 गेम्स होंगे, और सबसे ज्यादा खिलाड़ी भी इसी में भाग लेने के लिए आने वाले हैं देश भर में से। 200 से ज्यादा यूनिवर्सिटी से आएंगे। ये अपने आप में दिखाता है कि उत्तर प्रदेश सक्षम है इसका आयोजन करने के लिए, और देश भर के खिलाड़ी आने के लिए तैयार हैं उस भूमि पर जहां पर दिव्य और भव्य काशी विश्वनाथ धाम का निर्माण हो गया है, और दिव्य और भव्य अयोध्या धाम और भगवान श्री राम का मंदिर का निर्माण भी पूरा हो जाएगा। वहां पर आने के लिए तैयार भी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है मित्रों, जितनी तेजी के साथ उत्तर प्रदेश की छवि बदली है, मात्र 5 वर्षों में हमने बदलाव देखा है कि कभी इस राज्य को दंगों के नाम से जाना जाता था, अब यहां के दंगल के लिए जाना जाएगा, जो हमारे पहलवान यहां पर आकर करेंगे, हमारे खिलाड़ी जो करेंगे। कभी यहां पर गोलियां बरसती थी दूसरे ढंग से, अब हमारे राइफल शूटिंग में हमारे मेडलिस्ट यहां से खड़े होंगे और देश के लिए मेडल जीतने का काम करेंगे। राइफल शूटिंग जैसी प्रतिभाएं यहां पर देखने को मिलेंगी। मित्रों, यही नहीं, ओलंपिक्स में जाने के लिए क्या चाहिए खिलाड़ियों को, उनके बोर्डिंग, लॉजिंग, ट्रेनिंग, इस सारे का खर्चा कौन वहन करे? मोदी जी की सरकार वहन करती है। और देश विदेश में खिलाड़ियों की ट्रेनिंग का खर्चा भी सारा मोदी सरकार सहन करती है। और ऊपर से टॉप्स के एलीट एथलीट को 50,000 रुपया महीना जेब खर्च भी देती है। यही नहीं, जो डेवलपमेंट एथलीट है उनका भी बोर्डिंग, लॉजिंग, ट्रेनिंग सारा खर्चा मोदी सरकार सहन करती है। और 25,000 रुपया महीना यानी कि 3 लाख रुपया साल का जेब खर्च अलग से देती है। 3,000 खिलाड़ी जो खेलो इंडिया एकेडमीज में हैं, उनको 5 लाख रुपया रहने सहने का खर्च करती है ट्रेनिंग का, और 1,20,000 रुपये उनको जेब खर्च अलग से देती है। 450 से ज्यादा कोचेस की नियुक्ति हमने पिछले 12 महीने में कर दी। और यही नहीं रुके मित्रों, 1,000 खेलो इंडिया सेंटर्स आज देश भर में बनने जा रहे हैं। 950 की मंजूरी दे दी है। उत्तर प्रदेश के हर जिले में एक एक खेलो इंडिया सेंटर कम से कम बनकर तैयार 15 अगस्त 2023 से पहले हो जाएगा। भाई और बहनों, ये मोदी सरकार की नीतियां, कार्यक्रम
और खेलों के प्रति प्रधानमंत्री मोदी जी का जो एक सोच है कि भारत की सॉफ्ट पावर को हमें बल देना है, भारत के खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अच्छा करने के लिए प्रेरित करना है और इसी दिशा में खेलो इंडिया योजना को आगे बढ़ाने का काम किया गया है। मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं, जब अन्य स्थानों पर खेलो इंडिया का भव्य आयोजन किया गया, आदरणीय योगी जी, हमने बहुत आयोजन देखे। आज से पहले मैं खुद खिलाड़ी रहा, खेलों का एडमिनिस्ट्रेटर भी बहुत लंबे समय तक रहा। लोग अपने मैस्कट को तो लॉन्च करते थे, पिछले वाले को कई बार भूल जाते थे। आपने पिछले वाले को भी याद किया और जीतू को भी लॉन्च किया है, खेलों की भावना को भी आगे बढ़ाने का काम किया है। और यही भावना मोदी जी के, योगी जी के उत्तर प्रदेश में देखने को मिलती है। जब टोक्यो ओलंपिक्स और पैरालंपिक्स में हमारे मेडलिस्ट जीतकर आए थे तो योगी जी की सरकार ने केवल उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों के नहीं, देश भर के खिलाड़ियों को कैश प्राइज देकर सम्मानित किया था, जो कोई और राज्य नहीं कर पाया था। अरे भाई, जोरदार तालियां योगी जी के लिए और उत्तर प्रदेश के लिए हो जाए। मित्रों, उत्तर प्रदेश खेलों का एक केंद्र बन रहा है और खेलों का केंद्र केवल आधारभूत ढांचा खड़ा करने से नहीं बनता। खेलों का केंद्र केवल खेलों के आयोजन करने से नहीं बनता है। खेलों का केंद्र खिलाड़ियों के उत्तम प्रदर्शन के कारण भी बनता है। और आज मैं कह सकता हूं, हमारी रेस वॉकर प्रियंका गोस्वामी ने पिछले कुछ वर्षों में कई पुरस्कार जीते हैं और 2024 के लिए पेरिस ओलंपिक्स के लिए कोटा भी बुक कर लिया है। यही नहीं, हमारे बहुत सारे खिलाड़ियों ने, यहां पर हमारी शैली सिंह ने, जो हमारे लॉन्ग जंप है, शानदार प्रदर्शन उन्होंने करने का काम किया है और उत्तर प्रदेश का मान सम्मान उन्होंने बढ़ाया है। ये हमारे साई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की खिलाड़ी हैं और मार्टिना देवी ने भी एक नहीं अनेक नेशनल रिकॉर्ड तोड़ने का काम यूथ गेम्स में किया है। चाहे वो हरियाणा में हो या मध्य प्रदेश में हो, अगर सबसे ज्यादा रिकॉर्ड किसी ने तोड़ने का काम किया तो मार्टिना देवी ने तोड़ने का काम किया। दोनों ही बेटियां हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, ये तीनों ही उपलब्धियां बेटियों की हैं। और जब नरेंद्र मोदी जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो उस दिशा में हमारी महिला खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया है। चाहे वो प्रियंका हो, शैली सिंह हो, मार्टिना देवी हो या अन्य खिलाड़ी हो। आज मंच पर भी आपने देखा, हमारे युवाओं के साथ युवतियों ने भी दिखाया कि कैसे शानदार उन्होंने काम किया है। इसका लाइव प्रदर्शन भी टेलीविजन पर और OTT प्लेटफॉर्म्स पर किया जाएगा। यही नहीं, अभी हाल ही में IBA वुमेन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप हुई, उसमें भारत की एक बेटी ने नहीं, 4 बेटियों ने गोल्ड मेडल जीतने का काम किया। वर्ल्ड चैंपियनशिप में निखित जरीन ने, लवलीना ने, स्वीटी ने और नीतू ने 4 गोल्ड मेडल भारत को जिताए हैं। इन सब के लिए बहुत बहुत बधाई हो। तो बैडमिंटन में भी हमारे जो जोड़ी है सात्विक की और चिराग की, उसने भी भारत को गोल्ड मेडल एशिया चैंपियनशिप को दुबई में मिक्स डबल्स में दिलाया है। उसको भी मैं बहुत बहुत बधाई अपनी ओर से देता हूं। यही नहीं, हमारे युवाओं ने 24 मेडल अभी एशियन यूथ एथलेटिक्स में ताशकंद में जीते हैं। और हमारी गोल्फर अदिति अशोक ने भी दूसरा स्थान लेडीज PGA टूर में पाया है। एक नहीं अनेक उपलब्धियां मैं गिना सकता हूं, लेकिन आज तो केवल हम लॉन्च करने आए थे मैस्कट का, जर्सी का, लोगो का और सॉन्ग का। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आपके कर कमलों से जब ये लॉन्च इतना भव्य हुआ है तो मैं ये कहूंगा, इसका आयोजन भी उतना भव्य ही होगा, यादगार होगा। क्योंकि उत्तर प्रदेश जो आता है वो अच्छी यादें लेकर ही जाता है। तो आयोजन भी भव्य होगा और हमारे यहां के दर्शक जो आएंगे वो भी खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है जो टेक्नोलॉजी का उपयोग यहां पर किया गया,
ऐसा लगता था शटल को मारा है तो शटल हमारे हाथ में आने वाली है। ऐसा लगता है आर्चरी की है तो जैसे तीर हमारे तक गिरने वाला है। अच्छा हुआ कोई ऊपर से बंदूक लेकर नहीं खड़ा था। मेरे भाई और बहनों, आज उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है हर क्षेत्र में। खेलों का भी ऐसा क्षेत्र है जहां उत्तर प्रदेश नई ऊंचाइयां छुएगा। मैं इस मंच से आदरणीय प्रधानमंत्री जी की उस सोच को सलाम करता हूं जो भारत को स्पोर्टिंग सुपर पावर बनाने की बात करता है, स्पोर्ट्स सुपर पावर बनाने की बात करता है कि हम खेलों में भी महाशक्ति बनेंगे। ये मोदी जी के सपने को योगी जी यहां पूरा करके देंगे और हम पूरे देश भर में अभियान चलाएंगे, भारत को खेलों की ऊंचाइयों पर लेकर जाएंगे। आप सब जुड़े, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो खेलो इंडिया खेलो, क्या कहते हैं आप? कैसे कहते हो भाई? ये सबकी जुबान पर चढ़ जाना चाहिए। खेलो इंडिया खेलो। हाँ, ऊपर से ठीक बोल रहे हैं। ये जरा मेरे जाने के बाद मुख्यमंत्री जी से पहले ये धुन बज जाए, क्योंकि मोदी जी कहते हैं खेलोगे तो खिलोगे। तो खेलो इंडिया खेलो और खेलो और जीतो भी। आप जीतेंगे भी, क्योंकि जीतू ही हमारा मैस्केट है और जीत के लिए हम खेलेंगे। यहां से शुरुआत करेंगे और पेरिस ओलंपिक तक रुकेगा नहीं, भारत जीतता ही रहेगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय, आपके प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए। ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है जो विरासत का सम्मान भी करता है और विकास के संकल्प भी लेता है। यहाँ आस्था के दीप भी हैं और प्रगति का जय घोष भी है। ये संभव हुआ है माननीय मुख्यमंत्री महोदय की प्रतिबद्धता और संकल्प से, जो खेल के विकास के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहे हैं और सभी खिलाड़ियों का पुरस्कार देकर सम्मान भी करते हैं। मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि हमें मार्गदर्शन दें और अपने आशीर्वचनों से हमें अनुग्रहित करें। आप सबकी जोरदार तालियों के साथ, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री महोदय का मार्गदर्शन हमारा पाथेय बनता है। खेलो इंडिया खेलो, हक अपना दुनिया से ले लो। माननीय मुख्यमंत्री जी। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के आज लोगो, एंथम, मैस्कट, जर्सी एवं टॉर्च अनावरण के इस कार्यक्रम में विशेष रूप से उपस्थित भारत सरकार के खेल, युवा कल्याण तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के माननीय मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी, उत्तर प्रदेश सरकार के खेल और युवा कल्याण विभाग के मंत्री श्री गिरीश चंद्र यादव जी, परिवहन मंत्री श्री दयाशंकर सिंह जी, अपर मुख्य सचिव खेल एवं युवा कल्याण श्री नवनीत सहगल जी, भारत सरकार और राज्य सरकार के सभी खेल और युवा कल्याण विभाग से जुड़े हुए सभी अधिकारीगण, देश भर के विभिन्न विश्वविद्यालयों के सभी प्रतिनिधिगण और उपस्थित भाइयों बहनों, मैं सबसे पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय खेल एवं युवा कल्याण विभाग के मंत्रालय के माननीय मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2022 का आयोजन करने का सौभाग्य उत्तर प्रदेश को प्राप्त हो रहा है और उत्तर प्रदेश इस माह के अंतिम पखवाड़े में इन आयोजनों को प्रदेश के 4 महत्वपूर्ण महानगरों में इन्हें आयोजित करेगा।
मित्रों, आप सबने पिछले 9 वर्ष के अंदर भारत को प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए देखा होगा। भारत के बारे में दुनिया की धारणा को बदलते हुए भी देखा है और भारत के प्रत्येक नागरिक के मन में एक नया विश्वास भी आप सबने महसूस किया होगा। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स भी उसी धारणा को बदलने और उस विश्वास का एक नया प्रतीक है। कितना परिवर्तन हुआ है। एक दशक पहले खेल और खिलाड़ियों के प्रति लोगों के मन में बहुत अच्छी धारणा नहीं हुआ करती थी। सामान्यतः लोग ये मान लेते थे कि खेल एक अनावश्यक कार्य है, समय बर्बादी की बात करते थे। लेकिन आज इसके बारे में लोगों की धारणा बदली है। परिवार के लोग मिलकर के बच्चे को प्रोत्साहित करते हैं और ऐसा नहीं कि भारत खेल या खिलाड़ियों के प्रति कभी कोई नकारात्मक दृष्टि रखता हो। भारती मनीषा ने तो हमेशा इस बात को कहा कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, यानी धर्म के जितने भी साधन हैं वह स्वस्थ शरीर से ही संभव हो सकते हैं और स्वस्थ शरीर उसी को प्राप्त होगा जो नियम और संयम से रहता होगा, अनुशासन में रहता होगा। स्वाभाविक रूप से खेल और खेल कूद की इन प्रकार की गतिविधियों से व्यक्ति न केवल स्वस्थ रह सकता है बल्कि समाज को और अंततः अपने राष्ट्र को सशक्त भी कर सकता है। खेलो इंडिया खेलो या फिट इंडिया मूवमेंट उसी श्रृंखला के हिस्से हैं। मैं पिछले कई कार्यक्रम इस प्रकार के देख रहा हूं जब सांसद खेलकूद प्रतियोगिता के आयोजन भी आज गांव से लेकर के जनपद स्तर तक बड़े भव्य तरीके से संपन्न हो रहे हैं। प्रत्येक जनपद स्तर पर भी हमारे पास खिलाड़ियों की एक लंबी टीम खड़ी हुई है। ग्रामीण क्षेत्र में महिला हो या पुरुष, बालक हो या बालिकाएं, बड़े पैमाने पर इन आयोजनों के साथ जुड़ रहे हैं और मैं इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा सेनबाग सिंह ठाकुर जी को कि खेल मंत्रालय और युवा कल्याण मंत्रालय का दायित्व संभालने के बाद, क्योंकि खेल के प्रति और एक अच्छे खिलाड़ी के रूप में उनके मन में इस अभियान को गति देने का जो भाव था वह पिछले 4 वर्ष के अंदर हम लोगों ने देखा है, महसूस किया है। उत्तर प्रदेश आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के इस विजन को जमीनी धरातल पर प्रभावी ढंग से उतारने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। हम लोगों ने अपने अनेक कार्यक्रम प्रारंभ किए हैं। उत्तर प्रदेश ने हर जनपद में एक स्टेडियम निर्माण की कार्रवाई को आगे बढ़ाया है। ब्लॉक स्तर पर मिनी स्टेडियम के निर्माण की कार्रवाई उत्तर प्रदेश के अंदर प्रारंभ हुई है। 58,000 ग्राम पंचायतों में खेल का मैदान निर्माण को एक नई गति मिली है। हर वार्ड हो या ग्राम पंचायत, खेल के मैदान के साथ साथ ग्राम पंचायत की जो निधि है उस निधि का उपयोग वहां पे ओपन जिम के निर्माण के लिए भी उसे प्राथमिकता के आधार पर
इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया जा रहा है। खिलाड़ी और खेल गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए युवा कल्याण विभाग के द्वारा युवक मंगल दल और महिला मंगल दलों को प्रोत्साहित करने के एक बड़े कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया। अब तक हम 65,000 युवक मंगल दल और महिला मंगल दल को स्पोर्ट्स किट उपलब्ध करवा चुके हैं। 85,000 इनकी संख्या है। 20,000 जो शेष बचे हैं अगले वर्ष तक हमें उन्हें भी स्पोर्ट्स किट उपलब्ध करवाने की कार्रवाई के साथ जोड़ चुके होंगे। एक बड़े पैमाने पर इन कार्यक्रमों को जहां आगे बढ़ाया जा रहा है, वहीं खेल और खिलाड़ियों के प्रोत्साहन करने के लिए भी अनेक कार्यक्रम चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश अपना स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मेरठ में स्थापित कर रहा है। मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर स्थापित होने वाला यह स्पोर्ट्स का उत्तर प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय है और विश्वविद्यालय के साथ ही मेरठ वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के उत्तर प्रदेश सरकार के विशेष कार्य योजना का एक हिस्सा है कि वहां पे स्पोर्ट्स की आइटम को प्रोत्साहित करने के लिए हम लोगों ने शासन की ओर से भी और इस क्षेत्र से जुड़े हुए स्टेक होल्डर को प्रोत्साहित करने के लिए भी अनेक कार्यक्रम प्रारंभ किए हैं। मैं विश्वास दिला सकता हूं भारत सरकार को कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के लिए उसके तृतीय संस्करण के लिए उत्तर प्रदेश का चयन किया गया है और उत्तर प्रदेश देश की सबसे बड़ी आबादी का राज्य है। स्वाभाविक रूप से उत्तर प्रदेश आज केवल आबादी की ही इससे बड़ा नहीं बल्कि हर आयोजन उत्तर प्रदेश के अंदर अपने आप ही बड़ा हो जाता है और अब तक का सबसे बड़ा आयोजन यह होगा क्योंकि 200 विश्वविद्यालयों के हमारे छात्र छात्राएं इस आयोजन के साथ भागीदार बनेंगे। उत्तर प्रदेश को जानने, सीखने और समझने का भी एक अवसर उन्हें प्राप्त होगा और उत्तर प्रदेश को देश के 200 विश्वविद्यालयों से आने वाले अपने इन युवा अतिथियों के स्वागत का भी एक अवसर प्राप्त होगा और उत्तर प्रदेश की पूरी टीम इसके लिए तैयार है। मैं इस अवसर पर आज एक साथ लोगो, एंथम, मैस्कट, जर्सी और टॉर्च के अनावरण का जो कार्यक्रम संपन्न हुआ है, इन कार्यक्रमों के साथ ही 25 मई से प्रारंभ होने वाले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के शुभारंभ के लिए भारत सरकार को और सभी राज्यों को सादर आमंत्रित करता हूं कि वे इस आयोजन के साथ भागीदार बने, अपना मार्गदर्शन उत्तर प्रदेश सरकार को दें और उत्तर प्रदेश सरकार उन सब के स्वागत के लिए बड़ी उत्सुकता के साथ तैयार होगा। ये गेम्स वास्तव में स्पोर्ट्स की एक्टिविटी को अपने युवाओं तक पहुंचाने में मील के पत्थर साबित होंगे। इस पूरे आयोजन के प्रति हमारे राज्य की ओर से हृदय से मंगलमय शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपसे अनुरोध है कि कुछ देर मंच पर ही रहें। साथ ही हम माननीय श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी और माननीय श्री दया। तो आप देख रहे थे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, जहां पर लखनऊ में इसका एंथम, इसकी जर्सी को रिलीज़ किया गया, इसका अनावरण हुआ और साफ तौर पर जो खेल मंत्री हैं उन्होंने कहा कि खेलोगे तो खिलोगे, जो प्रधानमंत्री का मंत्र है उसको लेकर आगे चलना है। और इस बार की यूनिवर्सिटी गेम्स में नौकायान को शामिल किया गया है, प्रशिक्षण पर जोर दिया गया। हर एक क्षेत्र से अब खिलाड़ी निकलकर सामने आ रहे हैं। स्कूल लेवल पर खेलो इंडिया को प्रोत्साहन मिल रहा है, तभी जाकर यूनिवर्सिटी लेवल पर हम यहाँ पर इसकी सफलता देख रहे हैं। और जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने भी साफ तौर पर कहा कि अब किस तरह से तमाम जो राज्य हैं, जिसमें अगर उत्तर प्रदेश की भी बात की जाए तो कैसे खेलों को परिपक्व बनाने के लिए, उसे बढ़ावा देने के लिए, उससे जो छात्र हैं, जो खिलाड़ी हैं, उनमें लोकप्रिय करने के लिए तमाम कदम उठाए गए हैं, जिसका जिक्र उन्होंने किया। और कैसे खिलाड़ियों को आगे लेकर जाना है, इसके लिए सरकार की प्रतिबद्धता को उन्होंने दर्शाया। और अब वक्त हो चला है कुछ देर में डीडी न्यूज़ की जो संस्कृत कार्यक्रम वार्तावली है, उसके एल्बम का एक मधुर गीत है
जिसको हम आपको अब सुनवा रहे हैं। एक चतुर नार बड़ी होशियार। आप इस गीत को पड़ोसन फिल्म में सुन चुके हैं हिंदी में, लेकिन हम आपको सुनवाएंगे संस्कृत में। आप इसका आनंद लीजिए और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। चलिए वापस चलते हैं, हम गोवा लिए चल रहे हैं आपको हम। वहाँ पर हमने आपको बताया कि गोवा से पहले चलते हैं खेलो इंडिया लखनऊ, जहाँ पर हमने आपको बताया था अभी कि किस तरह से अभी जो मुख्यमंत्री अपने संबोधन में उन्होंने कहा था कि कैसे खिलाड़ियों के लिए ही है खेलो इंडिया और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की लॉन्चिंग सेरेमनी है। कि वो माननीय मुख्यमंत्री महोदय को स्मृति चिन्ह प्रदान करें। खेल मंत्री महोदय, माननीय केंद्रीय खेल मंत्री महोदय को भी स्मृति चिन्ह प्रदान करेंगे। अपर मुख्य सचिव खेल श्री नवनीत सहगल जी माननीय खेल मंत्री महोदय को स्मृति चिन्ह प्रदान करेंगे। अपर मुख्य सचिव खेल श्री नवनीत सहगल जी मैस्कॉट का छोटा रूप सभी खिलाड़ियों को प्रदान करेंगे। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस मंत्र को ध्यान में रखते हुए खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 उत्तर प्रदेश, जहां हर दिल में है देश। और जैसा कि आप जानते हैं, ये 4 मशाल, तो हमने देखा कि जो तमाम स्मृति चिन्ह हैं वो मुख्यमंत्री को भेंट किया गया और जीतू जो कि मैस्कॉट है इस पूरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का, उसका जो एक स्मृति चिन्ह है वो सभी खिलाड़ियों को भेंट किया गया। साफ तौर पर चाहे हम खेल मंत्री की बात करें या फिर हम बात करें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, उन्होंने कहा कि पहले जिन खेलों को बर्बादी कहा जाता था, समय की बर्बादी, अब उन्हीं खेलों की महत्वता से ऐसे कई खिलाड़ी देश को मिले हैं जिन्होंने देश का नाम ऊंचा किया। फिलहाल न्यूज़ 18 में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।